हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। हम लोग यूनिट जो अगली शुरू किए थे शुद्ध गति की, उसमें शुरुआत के भी इसके पहले के जो वीडियो थे वो अवकलन और समाकलन की अवधारणाओं से संबंधित थे। उनकी हमें आवश्यकता भौतिक विज्ञान में पड़ती रहेगी। बाकी मुख्य रूप से इस पाठ की शुरुआत समझ लीजिए अब से है, वो तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थे। शुद्ध गतिकी में, अच्छा, शुद्ध गतिकी यूनिट का नाम है। एक बार फिर से हम लोग शुद्ध गतिकी की परिभाषा ध्यान देते हैं। शुद्ध गतिकी का मतलब भौतिक विज्ञान की उस शाखा से है जिसमें हम जब गति का वर्णन कर रहे होते हैं, किसी गतिमान वस्तु का वर्णन कर रहे होते हैं, तो हम केवल उसके गति के बारे में ही विचार करते हैं, कारणों पर विचार नहीं करते कि किस वजह से ऐसी गति हो रही है। बलों के बारे में बहुत ध्यान नहीं देते हैं, हमारा मुख्य ध्यान उसके गति के वर्णन पर होता है। तो अभी शुद्ध गतिकी यानी काइनेमैटिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा शुद्ध गतिकी कहलाती है जिसमें हम वस्तु की गति के कारणों पर ध्यान न देकर केवल उसकी गति का ही अध्ययन करते हैं। हमें केवल गति से मतलब है, स्थिति क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, इन सारी चीज़ों से मतलब है। किस वजह से इतना है उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता। तो गति के कारणों पर ध्यान नहीं है, केवल गति का अध्ययन करते हैं, तो शुद्ध गतिकी है। और फिर उसके बाद हम लोग कुछ परिभाषाओं पर आते हैं। जैसे एक शब्द अक्सर आएगा स्थिति, पोजीशन। स्थिति क्या होती है? कोई वस्तु कहाँ स्थित है उसको हम उसकी स्थिति कहते हैं। द प्लेस वेयर एनी ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, जहाँ पर उसकी लोकेशन जो भी है। तो स्थिति का मतलब किसी वस्तु की स्थिति वह स्थान है जहाँ वह वस्तु स्थित है। और स्थान का वर्णन हम लोग कैसे करेंगे? तो आमतौर पे स्थान का वर्णन करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, ये बताने के लिए कि अच्छा यहाँ से इतना दूर है। जैसे कोई आपसे केवल ये पूछे कि आपका घर कितना दूर है, तो ये थोड़ा सा अधूरा प्रश्न होगा। आप ये तो बताइए कि कहाँ से आप अपने घर की दूरी बता रहे हैं। या जैसे मान लीजिए हम कहें कि इलाहाबाद 60 किलोमीटर है। हमारे मन में ये है कि इलाहाबाद प्रतापगढ़ से 60 किलोमीटर है, लेकिन हम केवल अगर इतना कहें कि इलाहाबाद की दूरी 60 किलोमीटर है तो गलत होगा। क्यों? लखनऊ से तो इलाहाबाद 200 किलोमीटर है। तो बताना पड़ेगा ना कि निर्देश बिंदु क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, किसके सापेक्ष हम देख रहे हैं। तो हमें किसी वस्तु की स्थिति के बताने के लिए एक तो चाहिए संदर्भ बिंदु, जिसके सापेक्ष हम बताएंगे कि वहाँ से कितना है। फिर दूसरा क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। हमारे पास कुछ अक्षें होनी चाहिए जिनके पदों में हम घटक बता सकें। जैसे हम लोग व्यवहार में जो ज़्यादा उपयोग करते हैं ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लंबकोणिक निर्देशांक ज्यामिति। उसमें क्या होता है, अभी उस पर आगे बात करते हैं। अभी जो लिखा है उसको देख लेते हैं। तो किसी वस्तु की स्थिति के निर्धारण के लिए एक संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट चाहिए तथा अक्षों के एक समुच्चय की आवश्यकता होती है। कभी एक अक्ष से भी काम चल जाएगा, कभी 2 अक्ष चाहिए, कभी 3 अक्ष चाहिए। हमारी गति किस प्रकार से हो रही है वो उसके हिसाब से होगा। तो 2 चीज़ें हमको चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए और एक सेट ऑफ एक्सेस चाहिए। एक्सिस का प्लूरल है एक्सेस। तो हमें अक्षों का एक समुच्चय चाहिए। नोट में एक बात हम लोगों ने लिखी है कि प्रायः समकोणिक निर्देशांक निकाय का प्रयोग स्थिति के निर्धारण में किया जाता है। ज़्यादातर हम लोग जो देखते हैं समकोणिक को ऑर्थोगोनल कहते हैं, निर्देशांक निकाय कोऑर्डिनेट सिस्टम। समकोणिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हम अक्षें लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड अक्ष लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे दिखाए, इसको हम कहें कि मान लो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इधर की तरफ हम जेड अक्ष ले रहे हैं। इन तीनों का ये जो कटान बिंदु होता है प्रायः ओ से व्यक्त करते हैं, मूल बिंदु होता है। और यह मूल बिंदु हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है यानी संदर्भ बिंदु होता है जिसके सापेक्ष हम दूरियां व्यक्त करते हैं। मान लो किसी बिंदु के आपने निर्देशांक कहे कि इसका निर्देशांक x1, y1, z1 है। तो इसका मतलब क्या है, इस बिंदु से आप लंब डालो x यहाँ x अक्ष पे तो आपको x1 दूरी मिलेगी, y अक्ष पे लंब डालो तो y1 दूरी ये वाली होगी और ये वाली x1 होगी। और z अक्ष पे यहाँ से लंब डालो, त्रिविमा में है, मान लो ऐसे ऊपर है तो यहाँ तक की z1 होगी। तो किसी बिंदु का निर्देशांक ये बताएगा कि x अक्ष से पर मूल बिंदु से कितना दूर है, y अक्ष पर मूल बिंदु से कितना दूर है और z अक्ष पर मूल बिंदु से कितना दूर है। और चूंकि यहाँ x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, x y के लंबवत है, x z के भी लंबवत है, y z के भी लंबवत है, y और x है ही।
तो इसलिए इसको हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या लंबकोणिक निर्देशांक निकाय कहते हैं। और फिर से ध्यान दिला दें, इसमें मूल बिंदु को हम लोग संदर्भ बिंदु मानते हैं, उसके सापेक्ष दूरियां नापते हैं। हाँ, इसी में अभी जैसे 30% जो हम लोगों का हटाया गया पाठ्यक्रम है, उसमें हम लोगों को निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ना था। संक्षेप में सुन लेते हैं, लिखेंगे नहीं उसके बारे में। तो इस निर्देशांक निकाय में जो XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम था, इसमें अगर आप टाइम भी साथ में शामिल कर लो, क्योंकि स्थिति तो आप बता लोगे खाली मूल बिंदु और अक्षों के हिसाब से, लेकिन अगर वस्तु गति कर रही होती तो फिर हमें समय की भी आवश्यकता पड़ती कि अच्छा कितने समय में और कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो फिर एक हम और जोड़ लेंगे, मान लो कि उस निकाय में कोई घड़ी भी रखी है समय के मापन के लिए, समय भी हम माप रहे हैं, तो XYZ के साथ अगर T का भी आप मापन कर रहे हो तो वो हमारा निर्देश तंत्र हुआ। अब निर्देश तंत्र में दो प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस क्या है? संदर्भ बिंदु, निर्देशांक निकाय का समुच्चय, उसमें समय भी आप शामिल कर लें। इतनी चीज़ें मिलकर के एक निर्देश तंत्र बनाती हैं जिसमें हम किसी वस्तु की स्थिति या गति का वर्णन करते हैं। फिर निर्देश तंत्र के दो हिस्से, निर्देश तंत्र को रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। निर्देश तंत्र के दो हिस्से, जड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसमें जड़त्व के नियम यानी न्यूटन के गति के नियम वैलिड हैं, लागू होते हैं, और या आप कह लो कि जैसे यह बराबर एम न्यूटन की गति का एक नियम है कि किसी वस्तु पर अगर आपने बल नहीं लगाया है तो त्वरण नहीं होगा। जड़त्वीय निर्देश तंत्र इसलिए भी कहते हैं, आगे फिर हम लोग अभी पढ़ेंगे, न्यूटन गति के वर्णन में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और इस बीच जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे इनमें का बहुत कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। फिर भी धैर्य से आप सुनते रहें, कुछ न कुछ नई बातें उसमें हम लोग जोड़ते रहेंगे आगे। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्व जैसे हम लोगों ने पढ़ा है क्या था? जड़त्व का मतलब कोई वस्तु अपनी गति की जिस अवस्था में है, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी अगर बाह्य बल शून्य है तो गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, और गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तो मतलब उसमें कोई त्वरण नहीं होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा। स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, गतिमान है तो गतिमान बनी रहेगी, जिस दिशा में गतिमान थी उस दिशा में गतिमान बनी रहेगी। तो यानी जिन निर्देश तंत्रों में ऐसा होगा कि यह बराबर 0 होने पर ए बराबर 0 होता है, यानी बल न लगाने पर अगर त्वरण का मान भी नहीं कुछ होता है यानी शून्य होता है, तो वैसे निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं, और इनमें न्यूटन के गति के नियम पूरी तरह से वैलिड होते हैं, वैध होते हैं। दूसरे हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जाहिर सी बात है इन्हीं का उल्टा। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में जब आप किसी गति का वर्णन कर रहे होते हो तो हो सकता है आपने बल ना लगाया हो फिर भी उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया हो। आमतौर पे त्वरित, बस अभी इतना खाली कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का मतलब एक ऐसे निर्देश तंत्र से है जिसमें बाह्य बल न लगाने पर भी त्वरण का मान कुछ हो सकता है, और जो जैसे घूर्णन कर रहा कोई निर्देश तंत्र है, या किसी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति कर रहा दूसरा निर्देश तंत्र है, तो ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के उदाहरण हैं। चूँकि ये 30% हटाए गए पाठ्यक्रम में है तो इन पर हम लोग अभी विस्तार में नहीं आते हैं। अब इसके बाद अपना जो अभी पाठ्यक्रम में है उसमें आगे बढ़ते हैं। और हाँ, NCERT में ये सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के नाम से पाठ का नाम है, तो इसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी इतने के बाद फिर आगे हैं गति की अवस्था पर। अब हम लोग दो एकदम बेसिक बातों पर बात करेंगे। किसी गति की वस्तु की गति की अवस्था को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक वस्तु की गतिमान अवस्था, गति की अवस्था, और दूसरी वस्तु की विराम की अवस्था। देखिए ये इतनी बेसिक बातें हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत सरल सी बेसिक बात होती है और आपको किसी को समझाना हो तो दिक्कत होती है समझाने में। हम लोग उसका भाव समझ रहे होते हैं पर उचित शब्द नहीं ढूंढ पाते कई बार व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए कि क्या है। जैसे अभी पहले तो जो लिखा है उसको देख लेते हैं। तो गति की अवस्था को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है वस्तु की गतिमान अवस्था, दूसरी है वस्तु की विराम की अवस्था। गतिमान अवस्था या स्टेट ऑफ मोशन क्या है? जब कभी ऐसा जब समय बदलने के साथ वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने वाले निर्देशांकों में से कम एक निर्देशांक परिवर्तित हो रहा हो, अर्थात वस्तु की स्थिति बदल रही हो, तो यह वस्तु की गति की अवस्था अथवा गतिमान अवस्था कहलाती है। देखिए एक ही चीज़ को हम लोगों ने दो तरह से लिख लिया था।
वास्तव में हम इतना भी कह सकते थे कि जब समय बदलने के साथ वस्तु की स्थिति बदल रही हो, यहाँ साथ के बाद और स्थिति बदल रही हो, तो यह वस्तु की गतिकीय अवस्था कहलाती है। अच्छा, वस्तु की जब स्थिति बदल रही है, स्थिति को हमने कहा था कि हम अक्षों के समुच्चय में किसी एक निर्देश बिंदु के, संदर्भ बिंदु के सापेक्ष हम व्यक्त करेंगे। स्थिति बदल रही है तो इसका मतलब उसके निर्देशांक बदल गए होंगे। जरूरी नहीं है कि सब निर्देशांक बदल गए हों, हो सकता है केवल एक निर्देशांक ही बदला हो सकता है 2 बदले हों, हो सकता है 3 बदल रहे हों, तो कम से कम एक तो बदलेगा। तो 2 तरीके से, अभी तो ये कि गतिमान अवस्था का मतलब जब समय बीतने के साथ साथ वस्तु की स्थिति बदल रही है तो हम कहेंगे कि वो वस्तु गतिमान अवस्था में है। ठीक। दूसरी बात, जब वस्तु की स्थिति बदल रही है तो इसका मतलब उसके निर्देशांकों में से कम एक तो जरूर बदल रहा होगा। ठीक। अब इसी का उल्टा विराम की अवस्था या विरामावस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट, इसमें है कि स्थिति ना बदले। जब समय बदलने के साथ साथ या समय बीतने के साथ साथ वस्तु की स्थिति अपरिवर्तित रहे, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो फिर उस समय जो हमारी गति की अवस्था होती है उसको हम विरामावस्था या विराम की अवस्था कहते हैं। नोट में 2 बातें हम लोगों ने लिखी हैं। पहली, निरपेक्ष विरामावस्था संभव नहीं है। हम लोग जब गति का वर्णन करते हैं तो किसी न किसी के सापेक्ष करते हैं। आप किसी भी वस्तु को, जैसे मान लो आपने साइकिल खड़ी कर दी, आपके घर में खड़ी है बरामदे में। जब आप बरामदे में आप भी खड़े हो, साइकिल भी आपके सापेक्ष खड़ी है, तो आप कहोगे कि हाँ, साइकिल हमारे सापेक्ष विरामावस्था में है। पर क्या साइकिल एकदम से विरामावस्था में है? नहीं। पृथ्वी घूर्णन गति भी तो कर रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी तो कर रही है, तो यानी पृथ्वी के घूमने के साथ साथ हमारी साइकिल भी उसी तरह से घूम रही है। तो इसका मतलब निरपेक्ष विरामावस्था संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में अधिकांश वस्तुएं गतिशील हैं, सभी ग्रह गतिशील हैं, उपग्रह गतिशील हैं, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो किसी एक निर्देश बिंदु के सापेक्ष तो आप कह सकते हो कि वस्तु गतिशील नहीं है, पर निरपेक्ष विरामावस्था संभव नहीं है। सापेक्ष कह सकते हो कि इसके सापेक्ष नहीं गति कर रही। दूसरी बात एक लिखी है कि संदर्भ बिंदु बदलने पर गति की अवस्था बदल सकती है। जैसे मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, यात्रा कर रहे हो, और ऐसा हुआ कि आपके बगल में दूसरा एक यात्री बैठा है, उसके सापेक्ष आप स्थिर अवस्था में हो। आप अपनी सीट पर बैठे हो, आपके बगल में दूसरा यात्री अपनी सीट पर बैठा है, तो आप दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो। लेकिन तीसरा आदमी, अगर मान लो किसी स्टेशन पर से ट्रेन गुजरी, तीसरा आदमी प्लेटफार्म पर खड़ा था, तो उसके सापेक्ष आप दोनों लोग गतिमान हो। तो गति की अवस्था या विराम की अवस्था या संदर्भ बिंदु बदलने के हिसाब से बदल सकती है। ठीक। अब इसके बाद आगे कुछ और बेसिक बातें देखते हैं। गति के वर्णन में हम लोग आते हैं एक समान गति और असमान गति पर। एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। कोई वस्तु गति कर रही है, जितना मान लो 5 सेकंड में अभी एक बार 50 मीटर चली, अगले 5 सेकंड में भी 50 मीटर चली, कभी भी आप 5 सेकंड का अंतराल लो 50 मीटर ही चलेगी, तो वो इस प्रकार की गति एक समान गति है। असमान गति क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी गति असमान गति होती है। जैसे किसी गतिमान वस्तु का समय का अंतराल आपने उतना ही लिया, किसी एक 5 सेकंड में 50 मीटर चली, पता लगा कुछ देर बाद आप देखें तो 5 सेकंड में 40 मीटर ही चली, फिर कभी देखें तो 5 सेकंड में 65 मीटर चली। तो उतने ही समयांतराल में अगर अलग अलग स्थितियों में अलग अलग दूरियां तय कर रही है तो वो असमान गति का उदाहरण है। असमान गति में चाल असमान होगी, एक समान गति में एक समान नियत वेग से, नियत चाल से वस्तु गति कर रही होगी। फिर आते हैं सरल रेखीय या रिजरेखीय गति पर, जो हमारे इस पाठ का मुख्य टारगेट है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब आप किसी एक सरल रेखा के अनुदिश जा रहे हो और अब आपके निर्देशांकों में से केवल एक निर्देशांक से हमें मतलब है कि जो हमारा संदर्भ बिंदु है उसके सापेक्ष या तो हम इधर जा सकते हैं या तो इधर पीछे जा सकते हैं, और हम खाली ये बता दें कि अच्छा इस संदर्भ बिंदु से आपकी दूरी क्या है, स्थिति क्या है, तो आपकी स्थिति बताने के लिए संदर्भ बिंदु के सापेक्ष केवल एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इस संदर्भ बिंदु से मान लो अगर इधर आगे की ओर की दिशा दाहिनी ओर की दिशा आप धनात्मक ले रहे हो, बाईं ओर पीछे की तरफ वाली दिशा ऋणात्मक ले रहे हो, तो खाली ये बता दें कि संदर्भ बिंदु से आपकी दूरी इतने मीटर है, इतनी दूर हो, तो पता चल जाएगा कि आप कहाँ हो। एक उदाहरण हम लोगों ने लिखा है कि जैसे एक पतला लंबा तार हो, उस पर एक कोई चींटी गति कर रही हो, तो वह उदाहरण है एक विमीय गति का।
फिर आते हैं, अब लिखना नहीं है, सुन लेते हैं, आगे पढ़ेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे, दो विमाओं में जब आते हैं तो वो एक समतल में गति होती है, जैसे प्रक्षेप्य गति, एक समान वृत्तीय गति, ये एक समतल में गति, एक तल में गति के उदाहरण हैं। यहाँ हमको स्थिति बताने के लिए दो निर्देशांकों की ज़रूरत पड़ती है, x और y। जैसे अभी यही चींटी जो हम कह रहे थे एक पतले लंबे तार पे चल रही है, अगर ये फर्श पे चल रही होती या किसी दीवार पे चल रही होती तो आपको दो चीज़ें बतानी पड़ती। मान लो हम इस सामने बोर्ड का ही कहें कि इधर की ओर ये x अक्ष है, इधर की ओर ऊपर की ओर y अक्ष है। कोई चींटी अगर इस पर चल रही है तो उसकी किसी भी समय स्थिति बताने के लिए हमें दो निर्देशांकों की ज़रूरत पड़ेगी, एक x अक्ष पे उसका घटक कितना है, दूसरा y अक्ष पे घटक कितना है। तो उस तरह की गति वो 2 डायमेंशनल मोशन होगी। और इसी में थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, मान लो इस बंद कमरे के अंदर कोई मच्छर उड़ रहा है, तो मच्छर की गति बताने के लिए आपको x, y, z किसी भी समय पर उसकी स्थिति बताने के लिए 3 निर्देशांकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो 3 डायमेंशनल मोशन का उदाहरण है। अभी हमको 1D पढ़ना है, मोशन इन 1 डायमेंशन, और उसमें भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इस पर आते हैं और इसके बाद फिर दो बड़े कॉमन पद हैं, एक है दूरी, एक है विस्थापन। सुना नाम है, सुन लेते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं लिख दूंगा, आप लोग भी अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो दूरी और विस्थापन में क्या है? दूरी और विस्थापन, एक को हम कहते हैं तय किए गए रास्ते की लंबाई के पदों में। जैसे दूरी का मतलब है कि कोई गतिमान वस्तु है, कुल मिला के खाली आप ये देखो कि वो जिस रास्ते से होकर गई है, कुल मिला के उसने कितना रास्ता तय किया है। तो पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं, तय किए गए मार्ग की लंबाई को। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है कि अच्छा आप एक दोनों स्थितियां बता दो, अंतिम स्थिति कहाँ है, प्रारंभिक स्थिति कहाँ थी, दोनों स्थितियों का जो अंतर है, जो सरल रेखीय दूरी है दोनों के बीच की न्यूनतम वाली दूरी है, उसको हम लोग विस्थापन कहेंगे। दूरी अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। विस्थापन सदिश राशि होती है, क्योंकि वहाँ हमने दिशा निश्चित कर दी कि आप खाली अंतिम स्थिति बताओ, प्रारंभिक स्थिति बताओ, फिर दोनों की खाली सरल रेखा से जोड़ना है अंतिम से प्रारंभिक वाले को। तो ठीक है, इसके बाद दूरी और विस्थापन पर आते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूरी और विस्थापन। दूरी यानी डिस्टेंस, ये क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग या पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी अदिश राशि होती है और इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, शून्य हो सकता है। वस्तु गति ना करे, विरामावस्था में रहे, तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य होगी। पर गतिमान वस्तु है तो दूरी शून्य नहीं होगी, क्योंकि गतिमान है तो समय के साथ उसकी स्थिति बदल रही होगी। फिलहाल ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। और दूरी का मतलब तय किए गए रास्ते की लंबाई। ठीक। विस्थापन क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु की किन्हीं दो स्थितियों के मध्य की न्यूनतम या सरल रेखीय दूरी को विस्थापन कहते हैं। और अगर एक स्थिति x1 हो, दूसरी स्थिति x2 हो, तो विस्थापन डेल्टा x, चूंकि सदिश राशि होती है तो ऊपर आप तीर लगा सकते हो, बराबर x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर। अच्छा, x2 वेक्टर और x1 वेक्टर क्या है? वो x1 और x2 स्थितियों के स्थिति सदिश हैं। जब आप किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उनकी दिशा का ध्यान रखते हुए देखते हो, केवल दूरी से नहीं मतलब है, आप दिशा भी साथ में ध्यान रख रहे हो, तो वो स्थिति सदिश हो गए। जैसे मान लो किसी बिंदु P के निर्देशांक मान लो x, y, z हैं, ठीक। तो इसका स्थित सदिश क्या होगा? मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु का स्थित सदिश क्या होगा? अगर i कैप, j कैप और k कैप ये हमारे एकांक सदिश, लंबकोणी के एकांक सदिश हैं, क्रमशः x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अनुदिश, तो ये हमारा होगा उस बिंदु P का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश, एक ऐसे वेक्टर के रूप में जो उसकी स्थिति को व्यक्त करे। ठीक। नोट में तो एक बातें हैं, विस्थापन का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो ये एक सरल रेखा है, सरल रेखीय गति की बात कर रहे हैं, x अक्ष के अनुदिश गति हो रही है। ये मान लो x अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, यहाँ हम मूल बिंदु ले रहे हैं। ठीक। अभी अगर हम ये कहें कि ये वस्तु की एक बार एक वस्तु की स्थिति यहाँ है, एक बार वस्तु की स्थिति यहाँ है, या एक बार वस्तु मूल बिंदु पर है। ठीक। मूल बिंदु के सापेक्ष अगर विस्थापित होकर वस्तु यहाँ आई है, मान लो इसका निर्देशांक x2 है। ठीक। अब हम कहें कि इसका विस्थापन कितना है, तो अंतिम स्थिति कितनी है? -x2। प्रारंभिक स्थिति कितनी है? 0। तो हमारा विस्थापन कितना है? -x2, अगर x2 दूरी पर है तो। ठीक। तो विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, अगर हम घूम फिर के वहीं पहुंच जाएं। मान लो वृत्तीय गति कर रहे हैं
एक चक्कर में तय किया गया विस्थापन कितना होगा। मान लो हम यहाँ से चलना शुरू किए, घूमते टहलते फिर यहीं पहुँच गए, रुक गए। अब पूछ रहे हैं कि बताइए हमारा विस्थापन कितना है। 0 है, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक समान, तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है, बाकी धनात्मक हो ही सकता है। और दूसरा पॉइंट जो हमने लिखा है, जैसे मान लो 2 बिंदु लेते हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। मान लो ये ए है, ये बी है। अगर हम इनके बीच की न्यूनतम सरल रेखीय दूरी कहें कि ठीक है एक सरल रेखा से इसको ऐसे जोड़े, तो ये इसका विस्थापन है। पर ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे ही जाएं, हो सकता है हम पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर इधर आए, फिर इधर गए, तब ऐसे गए। तो अब क्या होगा, मान लो ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो हम जो ए सी डी ई होकर के बी पहुँचे, तो इस बार इन सारे रेखाखंडों की लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी सब जोड़ डालिए, वो होगी हमारी दूरी। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन तो इतना ही होगा। इन दोनों, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है, तो इससे छोटा तो कोई रास्ता नहीं है कि आप सीधे यहाँ से यहाँ चले जाएं, इससे छोटा कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब दूरी का मान विस्थापन से सदैव बड़ा ही होगा, छोटा तो नहीं हो सकता है। दूरी कम नहीं हो सकती है, हाँ बराबर हो सकती है। यहाँ 2 चिन्ह लगे हैं, विस्थापन इज लेस देन दूरी या इज इक्वल टू दूरी। दूरी के बराबर हो सकता है विस्थापन, अगर आप गए भी इसी रास्ते से हो तो यही पथ की लंबाई है और यही विस्थापन है। लेकिन अगर आपने कोई और रास्ता चुन लिया है, तो चूंकि विस्थापन सबसे छोटा वाला रास्ता था, आपने कोई और रास्ता चुना तो वो रास्ता बड़ा होगा, तो उस स्थिति में दूरी बड़ी होगी। जैसे मान लो आप ऐसे 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 घूमते हुए कैसे भी गए, ऐसे जा रहे हो, तो अब यहाँ पर इस पूरे रास्ते की जो लंबाई होगी, पथ की लंबाई, ये हमारी दूरी होगी। तो दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी होगी, बराबर हो सकती है पर छोटी नहीं होगी। अब इसी को हम 2 एक तरीकों से और कह सकते हैं। जैसे मान लो दोनों तरफ हम दूरी से भाग दे दें, तो दूरी इधर चला आएगा, तो विस्थापन बटे दूरी क्या होगा, 1 से कम हो सकता है। विस्थापन बटे दूरी में ये अंश है, ये हर है, चूंकि ये बराबर तो हो सकता है तो इसका बराबर का चिन्ह, या फिर छोटा हो सकता है, तो छोटा होगा तो ये अंश 1 से छोटी होगी, भिन्न 1 से छोटी होगी। या दूरी बटे विस्थापन में आप कहें तो इस वाली भिन्न में ये अंश इससे बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये छोटा नहीं हो सकता दूरी। तो जब छोटा नहीं हो सकता तो दूरी बटा विस्थापन 1 से छोटा नहीं हो सकता, यानी 1 से सदैव बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है। अब हम लोग एक आधे सवाल देखते हैं दूरी या विस्थापन की गणना करने में। एक प्रश्न देखते हैं। एक कण स्मॉल r त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ का पूरा चक्कर लगा लेता है, कण के द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। कुछ जगह भाषा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, शब्द पर ध्यान देना। हल इसका देखते हैं। r त्रिज्या का है और अर्धवृत्तीय पथ है, इसका मतलब ऐसे है ना, पूरा अगर करते, ये सही है कि पूरा करते अगर इसको, तो ये r त्रिज्या का वृत्त होता, पर पूरा नहीं है। हमारा कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का है, तो अर्धवृत्तीय पथ है। पूरा चक्कर लगा लेने का मतलब आप ये मत समझिएगा कि पूरा चक्कर इतना लगा लिया, आप अर्धवृत्तीय शब्द पर ध्यान दीजिएगा। तो r क्या है, त्रिज्या है, मतलब यहाँ मान लो अगर केंद्र है तो ये त्रिज्या r रही होगी, इधर भी आप देखो तो इधर भी r रही होगी, यानी यहाँ अगर कहीं केंद्र है तो 2 बिंदु। अभी आप क्या मानो, एक मान लो ये A है, ये मान लो B है, हम A से B तक जा रहे हैं, ठीक। A से B तक जाने में हमें दूरी और विस्थापन का अनुपात निकालना है, ठीक। तो दूरी क्या होगी, दूरी तो इस वाले रास्ते की लंबाई होगी, हम जिधर से गए हैं। और विस्थापन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये सीधा वाला, ये वाला हमारा हो जाएगा विस्थापन। अब इन दोनों की हम गणना आराम से कर सकते हैं। हमें पता है कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, परिधि होती है 2πr। इसका मतलब दूरी कितना हो जाएगी, दूरी हो जाएगी आपकी परिधि का आधा, क्योंकि ये इतना पूरा परिधि होती और उसका आधा है, यानी 2πr/2 यानी πr। ये क्या है, आपकी चली गई दूरी A से B तक जाने में आप जिस रास्ते से होकर के गए थे। और विस्थापन अगर देखना चाहें आप, तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन A से B तक का मतलब ये जो आपका AB रेखाखंड है, इस रेखाखंड की लंबाई होगा विस्थापन, और ये कितना होगा, ये बराबर होगा उस वृत्त के व्यास के बराबर, यानी ये होगा 2r के बराबर होगा। अब हमें निकालना क्या है, दूरी बटे विस्थापन का अनुपात। तो दूरी
बटा विस्थापन जब हम लोग करेंगे तो दूरी हमारी आई है पाई आर, जो हम इस रास्ते से होके गए हैं क्योंकि वो परिधि का आधा है, और विस्थापन हमारा कितना है 2r, r और r कट जाएंगे, बचेगा पाई बाई 2, यानी हमारा दूरी और विस्थापन का अनुपात इस वाले उदाहरण में पाई बटे 2 होगा। देखते हैं, एक प्रश्न है, किसी आयताकार पथ की लंबाई स्मॉल a व चौड़ाई स्मॉल b है। कोई व्यक्ति, पहला, पथ ए बी सी डी ए में ए से चलकर पुनः ए पर आता है तो दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा, एक ये निकालना है। दूसरी स्थिति में कहा गया है कि पथ ए बी सी ए डी पर आप नहीं गए, चलने पर ये मान क्या होंगे, ये मान का मतलब दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा। तो देखते हैं, दूरी का मतलब पथ की लंबाई, जिस रास्ते पे आप चले। दो हिस्से हैं, पहला हम लोग देखते हैं जब हम ए से चले बी सी डी होते हुए फिर ए पर पहुँचे तो वहाँ के लिए आपकी दूरी कितनी हो गई, दूरी ए से बी से सी से डी और डी से ए, यानी वो हो जाएगी आपकी परिधि, परिमाप, है ना। दूरी का मतलब हो गया परिमाप, परिमाप का मतलब यहाँ फिलहाल ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और यहाँ आप जोड़ोगे तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, सॉरी ये फिर ए है और ये फिर बी है, यानी ये टोटल आपका आएगा 2a प्लस बी, ये हमारी हो जाएगी दूरी जो कि पथ की लंबाई होती है। तो एक भाग हमारा ये हुआ पहले वाले में। दूसरा, विस्थापन कितना होगा, चले कहाँ से थे, ए पर, पहुँचे कहाँ है, ए पर, विस्थापन 0, क्यों, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है, प्रारंभिक बिंदु व जहाँ पर पहुँचे हैं अंतिम बिंदु जब समान है तो इसका मतलब अंतिम से आप प्रारंभिक की स्थिति को घटाओगे तो टोटल 0 आएगा। अब इसी तरह दूसरे वाले हिस्से में देखते हैं। दूसरे वाले हिस्से में क्या था, जब आप ए से चले बी पे गए फिर सी पे गए फिर ए पे लौट आए, तो इसके लिए आप जब देखोगे तो क्या होगा, पहले तो दूरी निकालते हैं। दूरी यानी पथ की लंबाई, पथ की लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए से बी गए फिर बी से सी आए फिर सी से ए पर गए, इन तीनों की लंबाई के जोड़ के बराबर होगा। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान ए है, बी सी का मान बी है और सी ए का मान, ध्यान दीजिए ये आयत है तो ये समकोण त्रिभुज होगा ना, समकोण त्रिभुज होगा तो ये दोनों लंबवत वाली भुजाएं हैं, ये कर्ण उसका बनेगा वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अब हमारा मान होगा, या आप इसको यहाँ इस ब्रैकेट में बंद करके इसको मछली ब्रैकेट में कर लो। तो ये हो गई हमारी दूरी ए बी सी ए की स्थिति में। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन इस वाली स्थिति में भी वही है, हम चले कहाँ से थे, ए से, पहुँचे कहाँ हैं, फिर वापस घूम टहल के ए में पहुँचे हैं, तो विस्थापन अभी भी 0 होगा दोनों स्थितियों में। क्यों, वही बात, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक समान, तो जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, तो विस्थापन 0। अभी बस फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।